हमारा जो वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर हम लोगों ने टॉपिक्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। दुनिया में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं बेटा? आप लोग मैसेज में बताना शुरू करें, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर इन द वर्ल्ड? टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने कॉन्टिनेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम लोग इनको दो तरीके से इनको देखेंगे, बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन, के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, यानी कि साइज के हिसाब से, और बाय पॉपुलेशन सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? विच कॉन्टिनेंट इज लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन? नंबर 1 इज एशिया, जहां पे हम लोग रहते हैं, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन, और एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा यही कंसीडर होता है। इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इस कॉन्टिनेंट को अभी हम निकनेम की तरफ नहीं जाएंगे, आप लोगों ने सिर्फ जो चीज माइंड में रखनी है वो इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी तरतीब याद रखनी है। दूसरे नंबर पे आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका जिसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट? गेस करें क्यों उसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं? अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? ड्यू टू ट्रीज, अच्छा ठीक है, ड्यू टू अनएजुकेटेड पीपल। इसमें उसकी वजह है बेटा, कलर की वजह नहीं है। इसकी जो रीजन है वो ये है कि इसका बहुत सारा पोर्शन अभी तक अनडिस्कवर्ड है। बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, जिनके बारे में भी हमें नॉलेज नहीं है, और उनके बारे में मजीद जो है वो जानना है। इस वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, कलर की वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट नहीं कहा जाता। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में सवाल है और आप कलर लगाएंगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे का सारा रेसिज्म में फिर कंसीडर होगा। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दैट इज यूरोप। आबादी के हिसाब से तीसरा बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो आपका है यूरोप। और उसके बाद यूरोप वो कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई डेजर्ट नहीं है। कोई और भी कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां पर कोई डेजर्ट ना हो? एक तो यूरोप में कोई सहरा नहीं है, ये वाहिद कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा कोई और कॉन्टिनेंट? कोई भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जहां पर डेजर्ट ना हो। अंटार्कटिका में भी डेजर्ट है, वहां पर कोल्ड डेजर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एक्चुअली एक ठंडा सहरा है, वो अंटार्कटिका के अंदर है। लेकिन यूरोप के अंदर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। तो यूरोप इज डेजर्ट लेस कॉन्टिनेंट। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका नंबर 4 पे पॉपुलेशन के हिसाब से आता है। और ये नॉर्थ अमेरिका वही कॉन्टिनेंट है जहां पर आपका द सोल सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वक्त जो सो कॉल्ड सुपर पावर है अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, वो जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आती है। और अमेरिका को वैसे डिस्कवर किसने किया था? नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों को मिला के बात करें तो डिस्कवर किसने किया था? अमेरिकाज, नॉट नॉर्थ अमेरिका, बट एक्चुअली अमेरिकाज वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। इन विच ईयर? 1490 1492 1492 में जो है वो 1492 में जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। और लोग अमेरिका से समझते हैं ये जो बाइडेन वाला अमेरिका है, वो वाला नहीं। अमेरिका से मुराद अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका पॉपुलेशन के हिसाब से 4th नंबर पर आता है। 5th नंबर पर आपका आता है साउथ अमेरिका। अभी आपको थोड़ा सा जो है वो एक कुछ, इस दफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो इन 5 कॉन्टिनेंट्स में से किस कॉन्टिनेंट में गया है? इस दफा का जो फीफा वर्ल्ड कप है, इन 5 में से किस कॉन्टिनेंट के अंदर वो गया है? साउथ अमेरिका के अंदर गया है। साउथ अमेरिका में गया है, एशिया में नहीं गया, साउथ अमेरिका में गया है। और
सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाला कॉन्टिनेंट भी साउथ अमेरिका है, मतलब 5 दफा तो यहाँ पे ब्राजील जीत गया है। और अभी जो है वो अर्जेंटाइन ने जो है वो ये वर्ल्ड कप जीता है। तो साउथ अमेरिका आबादी के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है। उसके बाद आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका छठा आबादी के हिसाब से बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब इसको ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया के नाम से लोग जानते हैं, तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ एक कंट्री भी है और ये कॉन्टिनेंट का दर्जा भी लगता है, लेकिन अब इसके अंदर एक रीजन और भी ऐड कर दिया गया है जिसे ओशियानिया कहा जाता है। बाज़ औक़ात इसे 8th कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ओशियानिया को 8th कॉन्टिनेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको कंबाइन करके हम पढ़ेंगे और ये पढ़ा भी ऐसे ही जाता है। एंड लास्टली अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो आपका 7वां कैसा कॉन्टिनेंट है एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, सॉरी पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपका क्या आ जाता है जी, ये तरतीब हो जाती है कॉन्टिनेंट्स की बाय पॉपुलेशन। अंटार्कटिका की पॉपुलेशन 0 है, यहाँ पे कोई शख्स नहीं रहता। नहीं, ये सबसे छोटा नहीं है। इसको भी मैं तरतीब पढ़ाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहां तक ये तरतीब याद हो गई है। अब हम इसके अंदर एरियाज को भी ऐड कर लेते हैं। ये पॉपुलेशन के हिसाब से हो गई है। अब हम देखते हैं इनके साइज बाय एरिया। एरिया के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा? आपका एशिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। और एशिया कॉन्टिनेंट में भी अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुल्क जो है वो आपका कौन सा आता है? रशिया। अच्छा, रशिया एशिया में तो आता है, इसके अलावा एक और मुल्क में भी आता है। यूरोप में भी आता है, इसीलिए इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी बोला जाता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री मतलब ऐसा कंट्री जो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एशिया में भी कोई ऐसा कंट्री है जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल है? रूस के अलावा तुर्की भी ऐसा कंट्री है। तुर्की के अलावा भी कोई कंट्री ऐसा है जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल हो? आपका इजिप्ट। इजिप्ट भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया में मैं बात कर रहा हूं, इजिप्ट भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। इजिप्ट वैसे 99% उसका एरिया किस बरे आजम में आता है? उसका एरिया अफ्रीका में आता है, लेकिन एक इलाका है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला ये वाला एरिया एशिया में फॉल करता है और ये इजिप्ट की प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से सिनाई पेनिनसुला की वजह से इजिप्ट को भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कंसीडर किया जाता है। एशिया में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं भाई? अगर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो एशिया के अंदर 48 कंट्रीज हैं। 48 कंट्रीज आपको जो है वो एशिया के अंदर मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे। नंबर 2 पे आपका आता है अफ्रीका, द डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के अंदर जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो कितने हैं? 54 कंट्रीज आर इन अफ्रीका। अभी हमने डिस्कस किया था, इसको एक नाम दिया जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। और किस वजह से दिया जाता है इसको डार्क कॉन्टिनेंट का नाम? बिकॉज अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें अनडिस्कवर्ड हैं, इसके बारे में बहुत चीजें एक्सप्लोर करनी बाकी हैं। कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट नहीं कहा जाता। उसके बाद आपका आ जाता है नंबर 3 पे। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो नंबर 3 पे कौन सा कंट्री आएगा? कॉन्टिनेंट आएगा, सॉरी। नंबर 3 पे आपका आएगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, जहां पर आपका जो है वो अमेरिका और कनाडा पाए जाते हैं। दोनों बहुत बड़े कंट्रीज हैं। आबादी के एरिया के हिसाब से कनाडा नंबर 2 पे आता है और अमेरिका नंबर 4 पे आता है। तो काफी बड़े कंट्रीज हैं ये दोनों।
नॉर्थ अमेरिका के अंदर। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की तादाद 23 कंट्रीज है। उसके टोटल 23 कंट्रीज इस बरे आजम के अंदर जो है पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो जजीरा है, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है आप लोगों को? नहीं, ठीक आ रही है, बाकी बच्चों को तो ठीक आ रही है। आप अपना कनेक्शन चेक करें बच्चे, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एशिया का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो जजीरा ग्रीनलैंड, वो भी आपको इसी कॉन्टिनेंट में मिलता है। ग्रीनलैंड यूके से भी बड़ा है। यूके भी एक आइलैंड है, यूके भी जजीरा है, ये उससे भी बड़ा है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये एक कंट्री की फॉरेन टेरिटरी है, और वो कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क इज अ यूरोपियन कंट्री जिसकी ये टेरिटरी, और डेनमार्क भी इससे छोटा है। अगर आप यूरोप के अंदर डेनमार्क को देखें तो बिल्कुल छोटा सा कंट्री है, और ग्रीनलैंड उससे कई गुना बड़ा है, बट है ये फॉरेन टेरिटरी। तो ये सबसे बड़ा जो है वो जजीरा आपको मिलता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। उसके बाद एरिया के हिसाब से जो 4th नंबर पे आता है, दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 12 कंट्रीज। 12 कंट्रीज इसके अंदर जो है वो आपको मिलते हैं, और यही वो कॉन्टिनेंट है जहां पर एक नेटिव एनिमल जो है, एनिमल स्पीशी रहती है। एक तो जगुआर हो गया। जगुआर जो है आपको इसी कॉन्टिनेंट में मिलता है, जिसको लोग लेपर्ड के जैसा जो है वो उसको मानते हैं, लेपर्ड के जैसा, बट वो थोड़ा सा बड़े साइज का होता है। और जो दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ की नेटिव स्पीशीज जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, उसको एनाकोंडा बोलते हैं। स्नेक्स की कैटेगरी में वो फॉल करता है। एनाकोंडा जो है वो भी आपको इधर मिलेगा नेटिव, और जगुआर भी आपको जो है वो इसी कॉन्टिनेंट में मिलेगा, और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं मिलेगा। जगुआर लेपर्ड जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा उससे साइज में बड़ा और ताकतवर होता है। उसके बाद आपका 5th नंबर पे आ जाता है एरिया के हिसाब से, कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा बाय एरिया? बाय एरिया 5th नंबर पे आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नंबर 5 पे आता है, और अंटार्कटिका के अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 0 कंट्रीज, 0 पॉपुलेशन। उसके बाद नंबर 6 पे आपका आ जाता है यूरोप। यूरोप के अंदर आबादी के हिसाब से नंबर 3 पे आता है, और एरिया के हिसाब से नंबर 6 पे आता है, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 44। 44 कंट्रीज जो है वो यूरोप के अंदर है। सबसे बड़ा कंट्री जो है वो यहाँ पर आपको रशिया मिलता है, और सबसे छोटा कंट्री आपको वेटिकन सिटी मिलता है। उसके बाद आखिर में आपका कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया एंड शेनिया। ये जो है वो आपका 7th नंबर पे एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन वाइज ये नंबर 6 पे आता है, एरिया वाइज नंबर 7 पे आता है। अब ऑस्ट्रेलिया बरे आजम के अंदर अगर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को लेंगे तो सिर्फ एक कंट्री हमें नजर आता है, और वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया दोनों को मिला के बात करेंगे तो फिर इसके अंदर 14 कंट्रीज ओशिनिया रीजन में आते हैं, एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया होगा, तो इनको मिला के टोटल 15 कंट्रीज बनते हैं। और अगर हम सिर्फ ओशिनिया अकेला लिखें तो फिर 14 कंट्रीज इसके अंदर जो है वो फॉल करेंगे। और न्यूजीलैंड जो अभी जो है वो हमें वनडे सीरीज में मार के गया है, वो किस कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया में फॉल करेगा या ओशिनिया में फॉल करेगा? वो ओशिनिया में फॉल करेगा। ठीक है, लोग उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ कंसीडर करते हैं, बट वो ओशिनिया के अंदर जो है वो एक्चुअली फॉल करता है। अच्छा बच्चे, अमेरिका की टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन अमेरिका 50 स्टेट्स है। अमेरिका की एक स्टेट बरे आजम अमेरिका में नहीं है, बरे आजम ऑस्ट्रेलिया में है। वो कौन सी स्टेट है? एक स्टेट अमेरिका की जो है वो बरे आजम अमेरिका में नहीं है, हवाई। हवाई जो है, ये हवावे लिख रहे हैं बेटा, ये हवावे लिख रहे हैं आप लोग। हवाई HAWAI है। हवावे और हवाई दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हवाई जो है वो अमेरिका की वो स्टेट है
जो कि बरे आजम अमेरिका के अंदर नहीं फॉल करती, ओशियानिया रीजन में फॉल करती है। और यही वो स्टेट है अमेरिका की जो कि मोस्ट रिसेंट जो है वो मोस्ट रिसेंट अमेरिका के अंदर इंक्लूजन है, मतलब सबसे जो मोस्ट रिसेंट स्टेट है जिसने अमेरिका के साथ इल्हाक किया है वो आपका हवाई है। इसके बारे में एफएससी में एक लेसन भी था जिसमें वो होनोलुलु के अंदर एक खातून अपने हस्बैंड के पास जाती है, तो उसका थोड़ा सा हवाल लिखती है। तो होनोलुलु जो है वो उस स्टेट का कैपिटल है। अच्छा, अमेरिका की एक और स्टेट भी है जिसका जमीनी ताल्लुक अमेरिका से डायरेक्ट नहीं है, बीच में कनाडा पड़ता है। वो कौन सी स्टेट है? दैट इज अलास्का। एरिया वाइज अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है अलास्का, काफी बड़ी स्टेट है। और ये अमेरिका ने जो है वो परचेज की है किससे? अपने प्यारे दोस्त रशिया से। रशिया से जो है वो उसने परचेज की थी 1867 में, ठीक है, रशिया से परचेज की थी। तो ये बड़ी, काफी बड़ी जो है वो स्टेट अमेरिका की फॉल करती है। अब थोड़ा सा ना इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। मैं आपके सामने 1 मिनट। जी, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? चले, अब मुझे हम लोग एरिया वाइज डिस्कस करते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? यहाँ पे सिर्फ टिक लगवा दें, नाम बता दें, उसको हम लोग टिक कर देंगे। दिस इज एरिया वाइज। और सबसे छोटा कौन सा है एरिया वाइज? ये पिंक कलर, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है? पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका नंबर 4 पे आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज नंबर, नहीं, फिफ्थ फिफ्थ पे आता है भाई, फिफ्थ पे आता है पॉपुलेशन वाइज, फिफ्थ नंबर पे आता है। यूरोप जो है वो कौन से नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से? नंबर 6 पे आता है। कोई ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जो कि जहां पे जीरो पॉपुलेशन है? किधर है वो? अंटार्कटिका किस साइड पे, बॉटम पे या टॉप पे? ये रहा आपका, ये वाला है, दिस इज अंटार्कटिका। यहाँ पे सिर्फ भालू नजर आएंगे आपको, पेंगुइन शेंगुइन नजर आ जाएंगे आपको, बंदे नजर नहीं आएंगे। बंदे वो कुछ रिसर्च पर्पज के लिए जाएंगे तो नजर आ जाएंगे, अदरवाइज वैसे इधर इंसान नहीं रहते, काफी टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कोल्ड डेजर्ट है, वैसे एक्चुअली कोल्ड और हॉट दोनों में सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो इसी कॉन्टिनेंट में मिलता है आपको। लेकिन अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें दुनिया का, तो वो किस कॉन्टिनेंट में मिलेगा? सहारा कहां पर मिलेगा? इस कॉन्टिनेंट में मिलेगा, अफ्रीका में। अफ्रीकन टाइगर, सॉरी लाइन, अफ्रीकन लाइन आपने देखा होगा, वो जो बालों वाला शेर होता है जिसे पाकिस्तान के चिड़ियाघर में लाके कुत्ता बना दिया जाता है, वो एक्चुअली नेटिव है इस अफ्रीका का। वो अफ्रीका तक मौजूद है। वो अफ्रीका से बाहर आप जब लेके जाते हैं तो बेचारे बीमार हो जाते हैं और उनको स्पेशल केयर में रखना पड़ता है। एक्चुअली दे आर नेटिव टू अफ्रीका। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी कोई नेटिव एनिमल है फेमस? वैसे तो एक दो और स्पीशीज भी हैं, लेकिन फेमस कौन सा है? एना, वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, कैंगरू। कैंगरू जो है वो इन्हीं को कहा जाता है। और कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का, या ऑस्ट्रेलियंस को निक नेम के तौर पे भी कैंगरूस कहा जाता है। निक नेम के तौर पे इनको कैंगरूस बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आप लोग फॉलो करते ही होंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को कैंगरूस के अलावा और क्या बोला जाता है? कैंगरूस के अलावा और किस नाम से बुलाया जाता है इन ऑस्ट्रेलियंस को? इनको बोला जाता है ऑजीज। इनको बोलते हैं ऑजीज। ये सुना है? ऑजीज नाम सुना मैं? ये मैंने लिख दिया है ऑजीज।
अब उसके बाद आगे हम मूव करते हैं, दोबारा से इस मैप के ऊपर वापस आएंगे हम लोग अभी। अब हम ओशियंस की बात करते हैं। ओशियंस बड़े समंदर को कहते हैं, सीज छोटे समंदर को कहते हैं। दुनिया में 5 बड़े समंदर हैं। ये सभी ऑस्ट्रेलियन से लिए नहीं, सब ऑस्ट्रेलियन कॉजेज ही बोलते हैं ना, मैं वही कह रहा हूं। और एरिया के हिसाब से, या जाहिर सी बात है पॉपुलेशन तो समुद्रों में मछलियों की होगी, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को देख लेते हैं यहां पर। ये आपका पैसिफिक ओशियन है। अब जरा इसको देख के बताएं कि मैसेज पे टाइप करें कि पैसिफिक ओशियन दुनिया में कितने बड़े आजमों के साथ मिलता है? एशिया के साथ मिलता है? मिल रहा है, एशिया के साथ मिल रहा है ये। और अमेरिका के, अमेरिकन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साथ भी मैच कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच कर रहा है। क्या अफ्रीका के साथ ये मिलता है? यूरोप के साथ नहीं मिलता। इट मींस जो पैसिफिक ओशियन है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका के साथ मिलता है। दूसरे नंबर पे आपका जो ओशियन आता है, दैट इज अटलांटिक ओशियन। इसको नोट करते जाइएगा साथ आप। अटलांटिक ओशियन, इसको अल्लामा इकबाल ने किस नाम से पुकारा था उर्दू में? ओकियानूस या बहरुल काहिल? बहरुल काहिल कहा था अल्लामा इकबाल ने। बहर जुल्मत? नहीं नहीं, ओकियानूस नहीं था, ओकियानूस नहीं कहा था। अटलांटिक ओशियन कौन से बड़े आजमों को लगता है? बहर जुल्मत। अब बच्चे वापस आ जाए, वापस आ जाए। ये अटलांटिक ओशियन कौन से बड़े आजमों को लग रहा है, मुझे देख के बताएं। बच्चे ये यूरोप को मिलता है, अफ्रीका के साथ मिलता है, अमेरिका के साथ मिलता है, इसके अलावा और किसी कॉन्टिनेंट के साथ नहीं मिलता। ठीक है, अटलांटिक ओशियन सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट के साथ मिलता है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, 4 कॉन्टिनेंट हो गए बल्कि, अफ्रीका और यूरोप, इनके साथ मिलता है। तो आपको, और अमेरिकाज और यूरोप के दरमियान, या अमेरिकाज और अफ्रीका के दरमियान सिर्फ 2 ही, हाँ एक तरह अंटार्कटिका से कह सकते हैं, लेकिन वो बड़ा दूर पड़ जाता है। अंटार्कटिका को सदर्न ओशियन करीब पड़ता है, अंटार्कटिका को सदर्न ओशियन पड़ रहा था एक्चुअली। ये देखें जो आपका 4th नंबर पे आता है। उसके बाद साइज के हिसाब से तीसरा ओशियन जो है वो है इंडियन ओशियन, जिसे गर्म पानी का समंदर भी कहा जाता है। इंडियन ओशियन जो है वो ये तीसरे नंबर पर आता है। इंडियन ओशियन ऑस्ट्रेलिया को लगता है, एशिया को टच होता है बस, ये अफ्रीका को लगता है। अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कॉन्टिनेंट्स को जो है वो इंडियन ओशियन लगता है। पाकिस्तान को इंडियन लगता है ना? पाकिस्तान को इंडियन ओशियन लगता है। और इंडियन ओशियन की भी कौन सी ब्रांच? अरेबियन सी। इंडियन ओशियन के अंदर भी अरेबियन सी जो है वो पाकिस्तान के साथ टच होता है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आपका आ जाता है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन जो है वो ये रहा आपका नंबर 4 पे साइज के हिसाब से। कौन से कॉन्टिनेंट को टच करता है? अंटार्कटिका को, किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लगता है, और ये अमेरिका के साथ भी जाता है। यूरोप, ये अफ्रीका से तो बड़ा पीछे बहुत पीछे रह जाता है अंटार्कटिका।
ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया तक टच होता है, ज्यादातर ये अंटार्कटिका के करीब जाता है। एंड लास्टली आपका आ जाता है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो आपका सबसे छोटा समंदर है, 5वें नंबर पर आता है, और इसको कोल्डेस्ट जो ओशन है वो भी कहा जाता है। इसके अंदर जो सैलिनिटी होती है सबसे कम है, नमकियात जो है वो सबसे कम जो है वो सबसे ज्यादा जो है कम सैलिनिटी इसी के अंदर है, ठीक है। तो ये आर्कटिक ओशन आपका ऊपर की तरफ आता है, ये यहाँ पर इस साइड पर। तो ये कौन कौन से कंटिनेंट को टच करता है? यूरोप को, एशिया को, नॉर्थ अमेरिका को। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन जो है वो इंडियन ओशन को, अरेबियन सी को जो है वो टच करती है, ठीक है। अब कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान से एक सवाल ज़हन में आ गया कि पाकिस्तान की जो कोस्टल बेल्ट है उसकी लेंथ कितनी है? पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी उसकी लेंथ कितनी है? बेटा डेड सी जॉर्डन और इसराइल के दरमियान में आती है। डेड सी जॉर्डन और इसराइल के दरमियान में आएगी, तो जॉर्डन और इसराइल समहाउ आपके इस एरिया में फॉल करते हैं, ठीक है। इस एरिया में जॉर्डन और इसराइल फॉल करते हैं आपके, तो इसको छोड़ दें, ये इसके साथ नहीं आएगा। ये आर्कटिक क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है। 1046 किलोमीटर जो है वो आपकी कोस्टल बेल्ट, साहिली पट्टी की जो है वो लेंथ है, एक्चुअली 1046 किलोमीटर। इसमें से तकरीबन 950 किलोमीटर जो है वो किस सूबे में आती है? बलोचिस्तान के अंदर आती है। और रिमेनिंग जो है वो सिंध में आती है। अच्छा, आपने दरिया सिंध का नाम तो सुना होगा। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। दरिया सिंध किस मकाम पर जो है वो अरेबियन सी में गिरता है? किस, कराची में गिरता है, ठट्ठा में गिरता है, या बलूचिस्तान में जाके गिरता है? ठट्ठा में गिरता है। ठट्ठा के अंदर जो है वो अरेबियन सी के अंदर जो है वो जाके गिरता है। अच्छा, एक और सवाल आपको ना, राशिद मिन्हास का नाम किसने सुना हुआ है? सबने सुना होगा। 1971 में जो है वो यंगेस्ट जो है वो पाकिस्तानी है जिनको निशाने हाजिर मेरा शहीद हो गया ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उनका जहाज भी ठट्ठा में क्रैश किया था। ठट्ठा के अंदर जो है वो उनका जहाज क्रैश किया था, और उनके जो को पायलट थे, जो उनके ट्रेनर भी थे, जिनका नाम मतीउर रहमान था, वो इसको इंडिया लेके जाना चाहते थे, तो उन्होंने वहां पे क्रैश किया था। तो ठट्ठा जो है वो उनका शहादत का पॉइंट भी है। और वैसे राशिद मिन्हास का ताल्लुक किस शहर से था? कराची से जो है वो ताल्लुक है। अच्छा बच्चे, समंदर के अंदर नमकियात बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती है। अगर हम समंदर के अंदर नमकियात की रेशो की बात करें तो 3.5% जो है वो समंदर के अंदर क्या है? सैलिनिटी है। ओशियन के अंदर जो सैलिनिटी की परसेंटेज है वो 3.5% है। और ये सैलिनिटी सबसे कम किस जो है वो समंदर के अंदर नजर आती है? नमकियात सबसे ज्यादा कम किसके अंदर आते हैं, किस समंदर में? आर्कटिक ओशन में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां पर ग्लेशियर्स मेल्ट होकर गिरते रहते हैं, ग्लेशियर्स उसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से नमकियात की कमी होती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला समंदर कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला समंदर अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का एरिया, इसका वॉल्यूम बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और कुछ तकरीबन कुछ मिलियन ईयर्स के बाद ये दुनिया का पहला समंदर होगा साइज के हिसाब से। पैसिफिक ओशन दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अल्लाह करे तब तक क्यामत आ जाए, ताकि ऐसा कुछ हो ही ना। बरमुदा ट्रायंगल भी जो है वो इसी में आती है। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्री तूफान किस अ, उसमें आते हैं, समंदर में आते हैं?
अटलांटिक ओशन में आते हैं। अटलांटिक ओशन में यहाँ पर एक पॉइंट है इधर, वैसे वो सदर्न ओशन के अंदर करीबी पड़ जाता है, इस जगह पर ना एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज ये वो जगह है जहां पर जो है वो तबाही हो जाती है, बड़ी बड़ी लहरें जहाजों को निकल जाती हैं। दिस इज ड्रेक पैसेज। इसी तरह ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये भी वो पॉइंट है जहां पर बहुत सारे जहाज डूबे हैं। इसको बोलते हैं गेट ऑफ टेयर्स, बाबुल मंदीब। ये आपके एशिया में फॉल करता है, गेट ऑफ टेयर्स। ये इसका नाम गेट ऑफ टेयर्स इसी वजह से रखा कि बहुत सारे जहाज यहां पर डूब गए थे। तो गेट ऑफ टेयर्स आपका इंडियन ओशन में आता है, ड्रेक पैसेज आपका जो है इधर आता है। तो ड्रेक पैसेज काफी मशहूर है। वैसे अटलांटिक ओशन पूरे में ही काफी तूफान आते हैं, और टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में आपका जो है वो डूबा था। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है, हमने कितने देख लिए? अटलांटिक, हाँ, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को गर्म पानी का समंदर कहा जाता है। एक आपने नाम सुना होगा, सुइज कैनाल। सुइज कैनाल किस मुल्क की प्रॉपर्टी है? सुइज कैनाल किस मुल्क की प्रॉपर्टी है? सुइज कैनाल प्रॉपर्टी है इजिप्ट की। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, यहां पे सुइज कैनाल है। ये सुइज कैनाल आपको कौन से समंदर में मिलती है? इंडियन ओशन के अंदर मिलती है। सुइज कैनाल इंडियन ओशन के अंदर आती है। अच्छा, सुइज कैनाल से याद आ गया, दुनिया का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन से समंदर में आता है? दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट आपका पैसिफिक ओशन में आता है। मारियाना ट्रेंच फिलीपींस के साथ है, तकरीबन इस रीजन में जो है वो आपका फॉल करता है। और मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट। और इसमें भी जो मारियाना ट्रेंच के अंदर भी जो सबसे गहरा पॉइंट है उसको चैलेंजर डीप बोला जाता है। अगर ट्रेंच की बात करें तो मरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, और मरियाना ट्रेंच के अंदर भी जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है आपका? चैलेंजर डीप। बच्चे ये फिलीपींस के पास है। जी, फिलीपींस के पास है। ऑलमोस्ट 7 माइल्स, ऑलमोस्ट 7 माइल्स जो है वो इसकी डेप्थ है, ऑलमोस्ट 7 माइल। उसके बाद आपका आ जाता है नंबर 4 पे सदर्न ओशियन, और लास्ट में आपका जो है वो आर्कटिक ओशियन आ जाता है, जिसका हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपके कॉन्टिनेंट्स के साइज और बाकी चीजें देखिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वो टर्मिनोलॉजीज आगे जाके जो है वो हमें काम देंगी। एक पेनिनसुला, व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मैस होता है, ये जमीन है आपकी, ठीक है, ये जमीन है, इसके इधर भी पानी, इस तरफ भी पानी, और इस तरफ भी पानी। ऐसा जमीन का हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी और एक तरफ खुश्की, उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। उसे बोलते हैं पेनिनसुला। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला है, जहां पर हमारा सऊदी अरब आता है। दिस वन, ये वाला रीजन, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। इसका ऑपोजिट मैं बता देता हूँ, इसका ऑपोजिट भी बताता हूँ। पहले ये देख लें, पेनिनसुला जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला। और पेनिनसुला के 3 तरफ पानी और एक तरफ खुश्की होती है। अब हम बात करते हैं इसके ऑपोजिट में क्या आता है। इसके ऑपोजिट में आता है ऐसा लैंड मास जिसके 3 तरफ खुश्की हो, इधर भी खुश्की, इधर भी खुश्की और इधर भी खुश्की, लेकिन यहां पर पानी हो और ये आगे समंदर में गिरता हो पानी। इसको बोलते हैं गल्फ या बे। गल्फ या बे जो है वो इनको बोला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी बे जो है वो बे ऑफ बंगाल। गल्फ कंट्रीज वो कुछ और सेंस में, बच्चे उसको डिस्कस करेंगे कल, वो इस सेंस में नहीं फॉल करते। हमने
ये जो आपका पॉइंट है, ये वाली जो बे है, दिस इज सम, ये इस एरिया में आपकी बे ऑफ बंगाल है। मैक्सिको नहीं है भाई, मैक्सिको नहीं है, वो गल्फ है। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो सबसे बड़ी गल्फ है, और बे ऑफ बंगाल जो है वो सबसे बड़ी बे है। कि आप इसको गलत कर रही है, बे ऑफ बंगाल जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ी है, और बेस की बात करें तो सबसे बड़ी बे जो है वो आपकी बे ऑफ बंगाल है, जो इस ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये तीन चीजों में डिफरेंस पता चल गया। इसी तरह एक चीज होती है इस्थमस, एक चीज होती है इस्थमस। इस्थमस क्या होती है? इस्थमस ये होती है, एक बड़ा कॉन्टिनेंट ये है, एक छोटा कॉन्टिनेंट, एक और कॉन्टिनेंट यहां पर है। इन दोनों के दरमियान एक छोटी सी पट्टी होती है, जमीन का बड़ा छोटा सा टुकड़ा होता है, जमीन का बड़ा छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। जो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है, जैसे कि आपका ये वाला है, ये पनामा, इसे इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि बे और गल्फ में फर्क क्या होता है? तो बेटा, बे का जो माउथ होता है वो बड़ा होता है। अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे ड्रा करूं तो ये बे है, ये बड़ा मुंह है इसका। गल्फ का मुंह थोड़ा सा छोटा होता है, गल्फ का मुंह छोटा होगा, बे का मुंह बड़ा होता है। बे का जो ये वाला एरिया होता है ये ज्यादा होता है, गल्फ का ये एरिया छोटा होता है। जैसे ये आपकी बे ऑफ बिस्के है, दिस इज, ये आपकी बे है, ठीक है, दिस इज बे ऑफ बिस्के। तो बे का जो माउथ होता है वो वाइड होता है, गल्फ का माउथ छोटा होता है। जैसे ये पर्शियन गल्फ है आपकी, दिस इज नॉट एज वाइड एज बे ऑफ बंगाल,